नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इसके गांधीवादी चरण के संबंध में। और इससे संबंधित आज का सेशन पार्ट 3 है, क्योंकि लास्ट 2 सेशन में हम लोग 200 MCQs कवर कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग 135 MCQs कवर करेंगे, यानी कि आज का सेशन गांधीवादी चरण से संबंधित लास्ट सेशन होगा। यदि आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं पिछले, तो आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि साइमन आयोग को वाइट कमीशन कहा जाता था, क्योंकि तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इस कारण इसे वाइट कमीशन कहा जाता है। 202 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कलकत्ता में साइमन आयोग के विरोध का नेतृत्व किसने किया था। तो साइमन कमीशन भारत के अलग अलग स्थानों पर गया था, वहाँ पर अलग अलग लोगों ने उसका नेतृत्व किया था, उसके विरोध का नेतृत्व किया था। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में साइमन आयोग का विरोध का नेतृत्व किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 203 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो इसका सही आंसर होगा साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। 204 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने किस स्थान पर साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया था। तो कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस थे, जबकि लाला लाजपत राय लाहौर में इसके विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 205 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस दिन लाला लाजपत राय की मृत्यु लाहौर में साइमन आयोग का विरोध में सैंडर्स के आदेश पर मारी गई लाठियों से गंभीर चोट लगने के कारण हुई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर बी 17 नवंबर 1928 ईस्वी को। 206 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पंजाब केसरी या पंजाब ए केसरी की उपाधि किसको दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय जी को। 207 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सैंडर्स की हत्या अथवा लाहौर षड्यंत्र किस दिन हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 ईस्वी को, और इसी के जस्ट एक महीने बाद 1928 में 17 दिसंबर को सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। 208 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि साइमन आयोग 1928 के संबंध में कौन सा कथन सही है। इस आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था जॉन साइमन की अध्यक्षता में। यह आयोग मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था 1919 ईस्वी में, इसकी प्रत्येक 10 वर्ष में जांच के उद्देश्य से लाया गया था। तो साइमन कमीशन मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करने के लिए लाया गया था। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे वाइट कमीशन कहा गया, और ये सबसे बड़ा मुद्दा था जिसके कारण भारत में इसका विरोध हुआ, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। और इसके सदस्य जॉन साइमन लिबरल पार्टी के थे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लेमेंट इटली लेबर पार्टी के थे, और 4 सदस्य कंजर्वेटिव पार्टी के थे। मद्रास अधिवेशन 1927, यानी कि जब साइमन आयोग का गठन हुआ 8 नवंबर 1927 को, तभी से ही भारत में मद्रास अधिवेशन 1927 में इसके बाद विरोध का प्रस्ताव पारित हो गया था, यानी कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाना ये प्रस्तावित हुआ था मद्रास अधिवेशन 1927 में। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब ये भारत आया, तब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसका विरोध का नेतृत्व लोगों ने किया। जैसे कि लखनऊ में इसका विरोध का नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने। कलकत्ता में इसके विरोध का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लाहौर में इसके विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय जी ने किया था। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को साइमन आयोग के विरोध के कारण सैंडर्स के आदेश पर लाहौर में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की गई। इन लाठियों से गंभीर चोट के कारण लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 ईस्वी को। सैंडर्स की हत्या इसी के कारण की गई थी 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को। लाहौर में इसकी हत्या की गई सैंडर्स की,
साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था, कब कब आया ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इतने डीप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि दूसरी बार साइमन कमीशन कब आया, दूसरा दौरा उसका किस कितने से कितने के बीच में रहा, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको बेसिक के साथ साथ डीप क्वेश्चन भी पढ़ने होंगे। जैसे कि साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था। पहला दौरा उसका 3 फरवरी 1928 से लेकर 31 मार्च 1928 तक था। दूसरा दौरा इसका मतलब दूसरी बार ये आया 11 अक्टूबर 1928 से लेकर 13 अप्रैल 1929 तक ये दूसरी बार आया था। साइमन कमीशन ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 22 मई 1930 ईस्वी को। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्यों, उपरोक्त सभी कथन साइमन कमीशन से संबंधित सही हैं। 209 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1928 ईस्वी में। 210 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट आप जवाहरलाल नेहरू को टिक कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 211 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेहरू रिपोर्ट को, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट के आधार पर ही भारत की उद्देशिका तैयार की गई थी, इस कारण संविधान का इसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। 212 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नेहरू रिपोर्ट 1928 के संबंध में कौन सा कथन सही है और इसका उद्देश्य एवं मांग क्या थी। तो भारतीयों को डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज देने की मांग थी, पृथक निर्वाचन को समाप्त करना, आंतरिक अपीलीय न्यायालय बनवाना तथा मौलिक अधिकार देने की मांग इसमें की गई थी। 8 सदस्यों की एक समिति गठित की गई मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और इस समिति ने ही नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किस दिन की थी। तो 10 अगस्त 1928 ईस्वी को। इसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका तैयार की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी कथन नेहरू रिपोर्ट के संबंध में सही हैं। 213 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1929 ईस्वी में। 214 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 215 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लाहौर अधिवेशन 1929 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। पहले गांधी जी को बनने के लिए कहा गया था, यानी कि पहले गांधी जी बनने वाले थे लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष, लेकिन बाद में बनाए गए जवाहरलाल नेहरू जी को। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। इसके अलावा समाजवादी गणराज्य का विचार भी इसमें इन्होंने दिया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी इसी अधिवेशन में लिया गया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को भी मंजूरी इसी अधिवेशन में दी गई थी। तो लाहौर अधिवेशन इम्पॉर्टेंट है, इसमें कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी कथन लाहौर अधिवेशन से संबंधित सही हैं। 216 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1947 से पूर्व 26 जनवरी को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्ण स्वराज दिवस। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को कहा जाता था 1947 से पहले। 217 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। तो वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, चूँकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इस कारण स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और हालांकि 26 जनवरी को वर्तमान में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यही कारण है कि संविधान इसी दिन लागू किया गया था, और गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को ही पहली बार मनाया गया था, क्योंकि इससे पहले 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था।
218 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। 219 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 220 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ पर की थी? जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर में। 221 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 222 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सविनय अवज्ञा से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनयपूर्ण कानून का उल्लंघन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 223 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों के नाम से, यानी कि दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह। 224 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस कांग्रेस अधिवेशन में कार्यकारिणी कमेटी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? यानी कि किस कांग्रेस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। 225 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था? यहाँ पर दो क्वेश्चन याद रखिएगा। जब पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो वो 6 अप्रैल को प्रारंभ हुआ था, लेकिन दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च को। तो दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की गई थी। तो दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च को, और जबकि जब दांडी पहुंचा गया 6 अप्रैल को, तो उस दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा शुरू की गई थी। तो ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी दांडी मार्च? तो साबरमती आश्रम से। 226 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दांडी से। 227 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में सर्वाधिक थी? तो दांडी यात्रा में सर्वाधिक लोग किस प्रांत से शामिल हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात प्रांत से। 228 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था? राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी महिलाओं ने। 229 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित आंदोलन में से किसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो सर्वाधिक महिलाएं किस आंदोलन में शामिल हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। 230 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी की दांडी यात्रा से। 231 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्बास तैयबजी ने। 232 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ पर थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यरवदा जेल में। 233 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सविनय अवज्ञा का अर्थ था विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पहले दांडी यात्रा के रूप में शुरू हुई थी। दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। ये साबरमती से लेकर दांडी यात्रा की गई थी,
और दांडी में जाकर 6 अप्रैल में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल को, जबकि दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च को। कहाँ से दांडी यात्रा शुरू हुई थी? तो साबरमती आश्रम से। कहाँ तक गई थी? तो दांडी तक। इस आंदोलन को दांडी यात्रा एवं नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि ये दांडी यात्रा के रूप में शुरू किया गया था, इसलिए इसे दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह भी इसे कहा जाता है। यह यात्रा 385 किलोमीटर की थी और इसमें टोटल 24 दिन लगे थे। टोटल यात्री इसमें शामिल थे 78 और इसका नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी। इसके तहत 9 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम घोषित किया गया, जिसके तहत नमक कानून जैसे अनैतिक कानून को तोड़ना, कर ना देना, शराब या अफीम की दुकानों के समक्ष महिलाओं द्वारा प्रदर्शन करना, छुआछूत को समाप्त करना आदि इसमें इसके घोषित कार्यक्रम थे। यानी कि इस आंदोलन में ये कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एच, उपरोक्त सभी कथन सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में सही हैं। 234 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने दांडी यात्रा के समान तमिलनाडु के चित्रानपल्ली से वेदरायम तक यात्रा निकाली थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी जी ने। 235 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए गुजरात में धरसना कांड के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 5 मई 1930 से गांधी जी और अब्बास खां तैबजी को भी पहले गिरफ्तार किया जा चुका था और पूना की यरबदा जेल भेजा गया था। तब सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। हालांकि गांधी जी के बाद नेतृत्व अब्बास खां तैबजी ने संभाला था। चूँकि अब्बास खां तैबजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, इस कारण सरोजिनी नायडू को सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व संभालना पड़ा। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में लगभग 2000 सत्याग्रहियों ने धरसना नामक एक डिपो पर, जो गुजरात में स्थित था, पर प्रदर्शन किया। इसके बाद सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया और पूना की यरबदा जेल इनको भी भेज दिया गया था। इसके बाद विनोबा भावे ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था या उसमें शामिल हुए थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, उपरोक्त सभी कथन धरसना कांड के संबंध में सही हैं। 236 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनायक नरहरि भावे यानी कि विनोबा भावे जी को। 237 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो पहली बार ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 238 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेब मिलर। 239 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिससे धरसना सॉल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। तो किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेब मिलर ने। वेब मिलर चूँकि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था और उसी दौरान धरसना सॉल्ट वर्कर्स सत्याग्रह हुआ था, तो इसके संबंध में समाचार किसने दिया था? तो वेब मिलर ने। 240 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किसने किया था, या फिर दांडी यात्रा के समान किसने यात्रा निकाली थी तमिलनाडु में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी राजगोपालाचारी जी ने। 241 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन एक हिस्सा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये हिस्सा था। 242 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लाल कुर्ती आंदोलन संगठित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए। 243 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने
प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किस आंदोलन में? तो गढ़वाल रेजिमेंट किस आंदोलन से संबंधित था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। 244 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो पेशावर कांड का नायक कौन माना जाता है 1930 के समय, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। 245 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लाल कुर्ती आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसमें ही हम जानेंगे कि गढ़वाल रेजिमेंट कौन था, ये पेशावर कांड क्या था, इसके डिटेल में हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि लाल कुर्ती आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने खुदाई खिदमत खां नामक एक संगठन बनाया था। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये संगठन यानी कि खुदाई खिदमत खां संगठन बनाया था 1929 ईस्वी में। चूँकि इस संगठन के सभी सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे, इस कारण इसे लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, यानी कि जो लाल कुर्ती आंदोलन था इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। इस कारण खान अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया गया था। चूँकि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में पेशावर में एक जनसभा गठित हुई थी। इस जनसभा पर गोली चलाने का आदेश अंग्रेज अधिकारी कैप्टन रॉकेट ने वीर चंद्र सिंह के नेतृत्व में एक गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिकों को दिया था। लेकिन वीरचंद्र सिंह के नेतृत्व में जो गढ़वाली रेजिमेंट थी, उनके सैनिकों ने इन जनसभा पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इस कारण वीरचंद्र सिंह को आजीवन कारावास दिया गया था। इसी कारण वे पेशावर कांड के नायक माने जाते हैं, चूँकि उन्होंने भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जे, उपरोक्त सभी कथन इनके संबंध में सही है। 246 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि खान अब्दुल गफ्फार खां के संबंध में कौन सा कथन सही है? इन्हें सीमांत गांधी, फर्टियर गांधी, सरहिंद गांधी, बादशाह खां, बच्चा खां, फ़ख ए अफ़गान आदि कहा जाता है। इन्होंने पख्तून नामक अखबार निकाला था, जो पाश्तो भाषा जो एक अफ़गानी भाषा मानी जाती है, उसमें इन्होंने पख्तून नामक एक अखबार निकाला था। आगे चलकर इस पख्तून अखबार को 10 रोज़ा के नाम से प्रकाशित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन खान अब्दुल गफ्फार खां के संबंध में सही हैं। 247 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जियात रंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर से। मणिपुर से जियात रंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 248 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जियात रंग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जियात रंग आंदोलन का नेतृत्व यदुनांग और रानी गिडालू ने किया था। रानी गिडालू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। इस आंदोलन ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था और 1931 ईस्वी में यदुनांग को फांसी दे दी गई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी कथन जियात रंग आंदोलन से संबंध में सही हैं। 249 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में किन महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरोजिनी नायडू ने धरसना कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और रानी गिडालू ने जियात रंग आंदोलन में, और कमला और कृष्णा ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं से के संबंध में सही हैं। 250 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किस पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक कार्यों पर। 251 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सितंबर 1932 में किसने हरिजन कल्याण के लिए एक अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने सितंबर 1932 में की थी। 252 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये प्रारंभ हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक।
ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला था। इसका स्थान यानी कहाँ पर ये हुआ था, तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ये गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। कारण क्या था, तो साइमन रिपोर्ट पर विचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तत्कालीन समय में वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन। ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड। और ब्रिटिश सम्राट कौन था, तो जॉर्ज पंचम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, उपरोक्त सभी कथन गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही है। 253 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं लिया था। इसके अलावा जिन्ना ने, बी.आर. अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, आगा खां, मोहम्मद शफी, फजल हक, एम.आर. जयकर, तो इन लोगों ने भाग लिया था। महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 254 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, के.टी. पाल ने। 255 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कुल प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे 89 और टोटल देसी रियासतें शामिल हुई थी 16। उदारवादी दल से तेज बहादुर सप्रू और चमनलाल सीतलवाड़ इसमें शामिल हुए थे। और मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी और आगा खां। हिंदू महासभा से वी.एस. मुंजे और एम.आर. जयकर। सिख वर्ग से सरदार संपूर्ण सिंह और सरदार उज्जवल सिंह। ईसाई वर्ग से के.टी. पाल और द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन से बी.आर. अम्बेडकर जी। और महिलाओं में जहां आरा सहनवाज और श्रीमती राधाबाई सुब्रमण्यम इन्होंने भाग लिया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जे, उपरोक्त सभी कथन इसके संबंध में सही है। 256 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। तो कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। 257 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। इसमें किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। तो मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम इस अधिवेशन में किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। 258 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कराची अधिवेशन 1931 को किसने महात्मा गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने। 259 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931 में। 260 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। 261 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो गांधी इरविन समझौते में एक समझौता ये भी हुआ था कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे। 262 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गांधी इरविन समझौते के दौरान किसने गांधी और इरविन को दो महात्माओं की संज्ञा दी थी। तो महात्मा गांधी और इरविन को दो महात्माओं की संज्ञा गांधी इरविन समझौते के दौरान किसने दी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू ने। 263 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी जी के लाभ को सातवां पुरस्कार कहा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलन कैंपबेल जॉनसन ने। 264 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गांधी इरविन समझौते के संबंध में कौन सा कथन सही है। जैसा कि हमने चौरी चौरा कांड के संबंध में पढ़ा था कि चौरी चौरा से हमने पढ़ा था 4 और कांड से हमने याद रखा था कि 4 लोग कांड करके फरार हो गए यानी फरवरी। तो 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ था।
तो इस प्रकार हमें गांधी इरविन समझौता भी याद करना चाहिए। ऐसे याद करिए कि गांधी इरविन समझौते से पहले गांधी और इरविन ने 5 बार मार्च की थी। तो गांधी और इरविन समझौते करने से पहले ये 5 बार मार्च की थी, तब ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इस प्रकार इसे याद रख सकते हैं कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को यह समझौता गांधी और इरविन के मध्य हुआ था। इस समझौते में गांधी जी ने नमक बनाने पर छूट, जब्त की गई संपत्तियां वापस करने, लोगों को नौकरियों पर पुनः रखने और सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाना जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, आदि मांगे रखी थी। ये गांधी जी की मांगे थी और ये अंग्रेजों की मांगे हैं, जिनमें शामिल हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करना, वस्तुओं का बहिष्कार ना करना और कांग्रेस पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग ना करे और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। तो ये सब मांगे की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी कथन इसके संबंध में सही है। 265 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मीराबेन, देवदास और बी आर अम्बेडकर जी। 266 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, कहाँ ठहरे थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किंग्सले हॉल में। 267 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुंबई से लंदन किस पानी वाले जहाज से गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SS राजपुताना जहाज से वो मुंबई से लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। 268 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। 269 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये लंदन में हुआ था। ब्रिटिश सम्राट उस समय जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड और वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे। जबकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। और सचिव कौन थे, तो सैमुअल हॉर। भारतीय सदस्य जिन्होंने भाग लिया था इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, बी आर अम्बेडकर जी, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय जी। महिलाएं इसमें शामिल थी जहां आरा शहनवाज, श्रीमती राधाबाई, सरोजिनी नायडू। इस सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर जी ने अनुसूचित जाति के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। यही कारण है कि ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, उपरोक्त सभी कथन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही हैं। 270 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी ने कब पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 दिसंबर 1932 ईस्वी को। 271 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस कब लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मई 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था। 272 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी। तो सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी ऑप्शन नंबर सी, रमजे मैकडोनाल्ड ने। 273 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। इसमें अनुसूचित जाति को पृथक निर्वाचन देने का प्रावधान किया गया था। इसके तहत महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सांप्रदायिक अवार्ड के संबंध में सही हैं। 274 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ब्रिटिश काल में अलग अलग नियमों द्वारा कुछ वर्गों को पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। जैसे कि माल्य मिंटो सुधार 1909 के तहत पहली बार मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था।
इसी के बाद मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया 1919 ईस्वी में। इसमें सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन का प्रदान किया गया। इसके बाद सांप्रदायिक अवार्ड आया 1932 ईस्वी में। इसके तहत अनुसूचित जाति को पृथक निर्वाचन देने की बात की गई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। 275 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। तो पहला आमरण अनशन महात्मा गांधी जी ने सांप्रदायिक अवार्ड आने के बाद ही प्रारंभ किया था। 276 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हालांकि पूना समझौता 1932 जो अनुसूचित जाति को सांप्रदायिक अवार्ड दिया गया था उसके संबंध में बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था, लेकिन इस समझौते में महात्मा गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। इनके स्थान पर मदन मोहन मालवीय जी ने इस पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो पूना समझौते में बी.आर. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के हस्ताक्षर हुए थे। 277 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पूना पैक्ट 1932 के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह समझौता महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य हुआ था। इसमें हस्ताक्षर बी.आर. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। इसका कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा अनुसूचित जाति के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया था, जिसके महात्मा गांधी जी सख्त खिलाफ थे। इसी फैसले को वापस लेने के लिए महात्मा गांधी जी ने यरबदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था 20 सितंबर 1932 ईस्वी को। और यह पूना एक्ट यरबदा की जेल में हुआ था, इस कारण इसे पूना पैक्ट या यरबदा पैक्ट भी कहा जाता है। तो पूना पैक्ट या पूना समझौता को यरबदा पैक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये यरबदा जेल में ही हुआ था। इस एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के पृथक निर्वाचन को बी.आर. अम्बेडकर ने वापस ले लिया, यानी कि पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया गया, जो सांप्रदायिक अवार्ड के तहत दिया गया था। इस प्रकार 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य। इसके बदले में अनुसूचित जाति के लिए प्रांतों में आरक्षित सीटों की संख्या जो पहले 71 होती थी, अब 147 कर दी गई थी। केंद्र में 18% सीटें अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षित कर दी गई थी सरकारी नौकरियों में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एच, उपरोक्त सभी कथन पूना पैक्ट के संबंध में सही है। 278 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें बढ़ा दी गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 71 से 147 सीटें बढ़ा दी गई थी। 279 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ जो 1932 ईस्वी में स्थापित हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन बने थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घनश्याम दास बिल्ला। 280 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम क्या था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, यानी अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। 281 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दलित वर्गों के संघों की स्थापना बाबू जगजीवन राम जी ने की थी। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर जी ने 1930 में की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर जी ने 1942 ईस्वी में की थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन इसके संबंध में सही हैं। 282 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी.आर. अम्बेडकर जी ने यह कथन कहा था। 283 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1932 को और 24 दिसंबर 1932 तक ये लंदन में आयोजित किया गया था। उस समय वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे और सचिव थे सैमुअल हॉल। इसके सदस्य थे बी.आर. अम्बेडकर जी। इसमें याद रखें कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने भाग नहीं लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। 284 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गोलमेज सम्मेलनों के संबंध में कौन सा कथन सही है।
तीनों गोलमेज सम्मेलन के प्रावधानों का अंतिम निष्कर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1933 ईस्वी में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो निष्कर्ष निकाला गया उसकी अंतिम रिपोर्ट 1933 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर ही भारत सरकार अधिनियम 1935 तैयार किया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर जी, और जबकि महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी कि जिन्ना जी पहले और दूसरे दोनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, चूँकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन में अनुपस्थित थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला था। उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इसके अलावा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। उस समय वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। उस समय भी वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एच, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। 285 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। 286 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। चूँकि 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों की इजाज़त से, यानी कि कांग्रेस की इजाज़त के, ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को शामिल कर लिया था, यानी कि बिना भारतीयों की आज्ञा से भारतीयों को शामिल किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 ईस्वी में, और उसी समय दोस्तों बिना भारतीयों या बिना कांग्रेस की आज्ञा के भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया। यही कारण था कि कांग्रेस ने 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को इस्तीफा दे दिया था, प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था। यही कारण था कि इसी खुशी में मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया था। 288 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अगस्त प्रस्ताव 1940 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। लॉर्ड लिनलिथगो ने ये अगस्त प्रस्ताव पारित किया था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अगस्त प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। इसका उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को शामिल करना इसका उद्देश्य था। इस प्रस्ताव के बदले में गांधी जी ने अपनी कुछ मांगें रखी, जैसे कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए और भारतीय संविधान की मांग, यानी भारतीय संविधान का निर्माण किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने गांधी जी की इन मांगों का विरोध किया। इस कारण गांधी जी की सभी मांगें अस्वीकृत कर दी गई और यह अगस्त प्रस्ताव भी असफल रहा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। 289 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे जी। 289 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे जी ने। कि 291 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे जी और दूसरे सत्याग्रही माने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी। 292 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने। 293 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। ये पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। विनोबा भावे चूँकि इसके प्रथम सत्याग्रही थे, इनके द्वारा ही ये आंदोलन या सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल न होने के लिए ये सत्याग्रह चलाया गया था। जबकि अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था
उसके द्वारा ये लाया गया था कि चूंकि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो, जबकि व्यक्तिगत सत्याग्रह उसमें द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल ना करने के लिए उद्देश्य से चलाया गया था। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे जी थे, यानी कि विनायक नरहरि भावे, और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही भी पूछे जा सकते हैं, ब्रह्मदत्त थे। तो तीनों सत्याग्रही एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। 294 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किप्स मिशन 1942 का भारत आने का क्या मूल उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। 295 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसकी दृष्टि में कृष्ण प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी के अनुसार। 296 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किप्स मिशन भेजा था। तो किप्स मिशन किसके द्वारा भेजा गया था। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे विंस्टन चर्चिल, उनके द्वारा किप्स मिशन भेजा गया था। 297 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन किस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, ये किस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 298 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो ने। इस मिशन की घोषणा किसने की थी। तो 11 मार्च 1942 ईस्वी को विंस्टन चर्चिल ने इसकी घोषणा की थी। विंस्टन चर्चिल तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा ही ये मिशन भेजा गया था। किस मिशन भारत आया था 22 मार्च 1942 ईस्वी को, किस की अध्यक्षता में। यही कारण है कि इस मिशन को किस मिशन कहा जाता है। किप्स मिशन ने अपना प्रस्ताव रखा था भारत में 30 मार्च 1942 ईस्वी को, जिसकी शर्तें थी भारत एक संघ बनाया जाएगा, भारत को डोमिनियन स्टेटस यानी कि अधिराज देने का दर्जा दिया जाएगा, युद्ध के बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा, और राष्ट्र मंडल या अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारतीयों को शामिल होने या ना होने की स्वतंत्रता दी जाएगी, आदि ये शर्तें रखी गई थी ब्रिटेन सरकार के द्वारा। लेकिन गांधी जी ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था और किस मिशन वापस लौट गया था 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, उपरोक्त सभी कथन किस मिशन के संबंध में सही है। 300 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 301 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 6 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद। 302 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। तो भारत का प्रधान सेनापति भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल होता था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड वेवेल। 303 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर टैंक मैदान में। 304 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किससे जुड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन से। 305 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी का नारा करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 306 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में। 307 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पार्टियों ने, जैसे कि हिंदू महासभा,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1942 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, इसका समर्थन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। 309 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने। 310 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूसुफ मेहर अली ने। 311 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया था तब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद। 312 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन कांग्रेसी रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया। 313 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण जी ने। 314 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल। 315 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुइस फिशर। याद रखें दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो विदेशी पत्रकार थे वो वेब मिलर थे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ थे, जबकि लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे। 316 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक अमेरिकी पत्रकार ने महात्मा गांधी जी की जीवनी लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुई फिशर ने। 317 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में अधिक व्यापक रहे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों प्रांतों में, यानी कि संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में। 318 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया और बाद में आगा खां पैलेस भेज दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। 319 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांकीपुर जेल में। 320 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था जो बिहार का था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर। 321 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस आंदोलन के संदर्भ में मिली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 322 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण जी ने। 323 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलिया में। 324 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? तो सबसे पहले बलिया उत्तर प्रदेश में अगस्त 1942 को, और तामुलुक मदीनापुर बंगाल में दिसंबर 1942 में, और सतारा महाराष्ट्र में अगस्त 1943 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी उपयुक्त सभी जगहों पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 325 नंबर क्वेश्चन ने हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली लगने से शहीद हो गई। यह घटना किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोहपुर से। 326 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से किसके संदर्भ में प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। 327 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा गुजरात में रखा गया था। आंदोलन प्रारंभ हुआ 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। कारण इसका था कृष्ण मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारतीय की दयनीय आर्थिक स्थिति। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी कथन भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सही हैं। 328 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया ऑपरेशन जीरो आवर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जैसे चलाया गया उसके एक दिन बाद अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी क्रांतिकारी थे उसे जेल में डाल दिया गया, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्रांतिकारियों को जेल में नज़रबंद किया जा रहा था। इसके अलावा इसी के तहत सरकारी संपत्तियां जब्त कर ली जा रही थी और कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त को चलाया गया था, जबकि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसके तहत मुख्य रूप से आगा खां पैलेस में कितने कौन कौन से व्यक्ति नज़रबंद किए गए, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई जो महात्मा गांधी जी के सचिव थे, और सुशीला नैयर जो महात्मा गांधी जी की डॉक्टर थी, और सरोजिनी नायडू, मीराबेन, ये सभी आगा खां पैलेस में नज़रबंद किए गए थे। जबकि अबुल कलाम आज़ाद को बाकुंडा जेल में नज़रबंद किया गया था जो कि पश्चिम बंगाल में थी, और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में नज़रबंद किया गया था जो कि पटना में स्थित थे। तो बांकीपुर और बाकुंडा दोनों आपको याद रखने हैं किसमें किसको नज़रबंद किया गया था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी को अहमदनगर दुर्ग में, बाद में इन्हें अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, उपरोक्त सभी कथन भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सही हैं। 329 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं के संबंध में सही है? तो कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु जब उन्हें आगा खां पैलेस में नज़रबंद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 22 फरवरी 1942 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई, और महादेव देसाई की भी मृत्यु आगा खां पैलेस में ही हुई थी 15 अगस्त 1942 ईस्वी को। तो दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु और महादेव देसाई की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। 9 फरवरी 1943 ईस्वी को आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी जी ने इस दिन का आमरण अनशन रखा था। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। जब जवाहरलाल नेहरू जी को अहमदनगर दुर्ग में या जेल में जब बंद किया गया था, तब उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम एग्जाम में पूछा जाता है, भारत एक खोज। ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी की है। ये किस जेल में लिखी थी? तो अहमदनगर दुर्ग में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाया जाता है, और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ही अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर के टैंक मैदान में तिरंगा फहराया था। अरुणा आसफ अली झंडा फहराओ आंदोलन की अधिष्ठा भी बनी। इसी दौरान पटना के 11 छात्रों ने पटना सचिवालय में झंडा फहराया था। इस कारण 11 में से 7 छात्रों ने अपनी शहादत दी थी। इसी स्थान पर इन छात्रों की शहादत के सम्मान में शहीद स्मारक भी बनाया गया है पटना के सचिवालय में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एच, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। 330 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 14 अगस्त 1942 ईस्वी को भूमिगत रेडियो की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उषा मेहता ने।
331 नंबर क्वेश्चन ने हमारा कि किसने राम मनोहर लोहिया के साथ इनकलाब पत्र निकाला था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उषा मेहता जी ने। 332 नंबर क्वेश्चन ने हमारा कि अरुणा आसफ अली के संबंध में कौन सा कथन सही है। इन्होंने 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ग्वालियर के टैंक मैदान में झंडा फहराया था और झंडा फहराए आंदोलन की अध्यक्षता भी ये बनी थी। ट्रिब्यूनल पत्रिका ने इनको 42 की रानी झांसी का नाम दिया था। इन्होंने राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर एक इनकलाब पत्र भी निकाला था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी कथन अरुणा आसफ अली के संबंध में सही हैं। 333 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से सुचेता कृपलानी के संबंध में कौन सा कथन सही है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिला विभाग की स्थापना की थी। इन्होंने भूमिगत स्वयं सेवक दल की स्थापना की थी 1943 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। 334 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे बूढ़ी गांधी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतांगनी हजारा को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना का गठन किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतांगनी हजारा जी ने। तो दोस्तों गांधीवादी चरण से संबंधित हमने 3 वीडियोस में 335 एमसीक्यूज कवर किए हैं। यदि 2 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।